जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें। 270 किलोमीटर पैदल चलकर आए लोगों ने वापस अपने गांवों की डिमांड की है। बता दें, बस्तर के 22 गांवों के लोगों का आंदोलन किया जा रहा है। रायपुर पहुंच करके इन्होंने राजभवन का घेराव किया। कहा, हमें नगर से वापस ग्राम पंचायत का दर्जा दिया जाए। दरअसल बस्तर के आदिवासी ग्रामीणों ने गांवों को शहर बनाने के खिलाफ एक अनोखा सत्याग्रह शुरू किया है। तकरीबन 13 साल पहले बस्तर नगर पंचायत में मिलाए गए 22 गांवों के सैकड़ों लोगों ने बुधवार को रायपुर में राजभवन का घेराव कर दिया। उनके प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात कर कहा कि उन्हें उनका गांव वापस लौटा दिया जाए। इधर बस्तर नगर पंचायत से तकरीबन 270 किलोमीटर का पैदल सफर कर रायपुर पहुंचे ग्रामीणों को पुलिस ने राजभवन के पास ही रोक लिया। ग्रामीणों में कोई हंगामा नहीं किया गया, वही जमीन पर बैठ करके विरोध जताने लगे। बाद में अधिकारियों ने एक प्रतिनिधि को राज्यपाल से मिलने बुलाया। इधर ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे बस्तर नगर पंचायत के पार्षद रामचंद्र बघेल ने इनसे मुलाकात की है। जंगल बचाने के लिए 300 किलोमीटर चलकर राजधानी पहुंचे आदिवासी, मुख्यमंत्री सचिवालय ने मिलने का समय तक नहीं दिया। इधर राजभवन में कम समय उपलब्ध था तो मुलाकात कल पर टल चुकी है। बता दें, हसदेव अरण्य को बचाने के लिए सरगुजा और कोरबा के आदिवासी ग्रामीण 300 किलोमीटर पैदल चलकर बुधवार को रायपुर पहुंच गए। यहां उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सचिवालय ने पदयात्रियों के प्रतिनिधिमंडल को सीएम से मिलने का समय नहीं दिया। वहीं राज्यपाल के यहां बातचीत का कम समय उपलब्ध था तो राज्यपाल ने खुद ही बात कर गुरुवार का समय यानी कि आज का समय तय कर दिया है। इधर दोपहर में महामाया माता के दर्शन के लिए रतनपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर पुलिस लाइन हेलीपैड पर पत्रकारों से बातचीत की। हसदेव बचाओ पदयात्रा से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जो बातचीत करना चाहे हम तो सबसे बातचीत कर ही रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अब जाकर मानसून विदा हो गया है। शनिवार को सरगुजा क्षेत्र से मानसून हटना शुरू हुआ था। 3 दिन में ही बस्तर की सीमाओं से भी अब मानसून हट गया है। इस बार अधिक दिनों तक बरसात हुई है। बात करते हैं प्रदेश में सक्रिय दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार शाम को विदा हो गया है। इधर शनिवार को मानसूनी तंत्र सरगुजा क्षेत्र से पीछे हटना शुरू हुआ था। वहीं अगले 3 दिनों में वह बस्तर होकर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं के बाहर चला गया। इस बार समय से पहले मानसून आया। मौसम 4 महीनों से अधिक तक समय बना रहा। इधर बता दें, मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार दोपहर को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून पीछे लौटते हुए कांकेर तक पहुंच चुका है और देर शाम स्पष्ट हो गया है कि मानसून उससे भी पीछे हट गया है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ से विदा हो गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक राजस्थान क्षेत्र से मानसून की विदाई 6 अक्टूबर से शुरू हो चुकी थी और शनिवार को दक्षिण पश्चिम मानसून मोतिहारी, गया, डाल्टनगंज, अंबिकापुर, मंडला, इंदौर और साथ ही साथ बांसवाड़ा, गांधीनगर, राजकोट और पोरबंदर तक हट गया था। उसके बाद तेजी से मौसम के अनुकूल बना और मंगलवार शाम तक मानसून पूरी तरह छत्तीसगढ़ से भी अब विदा हो गया है। एक अच्छी खबर है, 44.58 एकड़ में बन रहा है छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जल्द ही इसकी सुविधाएं आप सभी को मिलने वाली है। दरअसल छत्तीसगढ़ का दूसरा शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में बनाया जा रहा है। 44.58 एकड़ में बन रहे अस्पताल में राज्य कैंसर संस्थान, ट्रामा सेंटर, बर्न सेंटर, नवीन सिम्स छात्रावास, छात्रों और स्टाफ के लिए, डॉक्टरों के लिए आवास सहित अन्य सुविधाएं इसमें उपलब्ध होंगी। प्रोजेक्ट जगदलपुर में भी बन रहा है और अभी 10 मंजिला बिल्डिंग वहां भी बनकर तैयार हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। इधर कोनी सिटी बस डिपो के पीछे निर्माणाधीन अस्पताल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने दिया है। निर्माण एजेंसी को कार्य की गुणवत्ता में विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि अक्सर शासकीय बिल्डिंगों के निर्माण के बाद सीपेज की अधिक शिकायत
रहती है और उस पर भी विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार दिसंबर 2018 से बन रहे अस्पताल में 70% निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष 30% काम अगले वर्ष यानी कि जनवरी 2022 तक पूरे होने की उम्मीद है। यूं तो अस्पताल फरवरी 2020 तक पूरा करना था, लेकिन कोरोना महामारी में ये प्रोजेक्ट लेट हो गया और ये जो यहाँ पर देश भर के मरीज हैं, इसी सरकारी दर पर जो है यहाँ पर सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं आप सबको मिलने वाली है, जो कि रायपुर के DKS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बाद बिलासपुर में राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शासकीय मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े रावण का कद अब जाकर घटाया जा चुका है शासन प्रशासन की ओर से। बता दें, रायपुर में इस बार 101 नहीं बल्कि 51 फीट का रावण चलेगा। मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं होंगे दहन, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी होगा नहीं आयोजन। बता दें, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दशहरा कार्यक्रम को इस बार सादगी से आयोजित करने की तैयारी है। रायपुर के WRS मैदान में हर साल 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार 51 फीट का ही पुतला बनाया जा रहा है। रावण के अलावा यहां कुंभकर्ण और मेघनाथ का भी पुतला बनाया जाता था। इस बार सिर्फ रावण का ही पुतला बनाया गया है। 15 अक्टूबर की शाम यहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अफसरों और रेलवे के अधिकारियों की मौजूदगी में रावण दहन होगा। आम लोग भी यहां रावण दहन देखने आ सकेंगे। सभी को कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर किसानों ने छत्तीसगढ़ सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा मांगा है। बोले, सर जब वहां संभव है तो प्रदेश में क्यों नहीं। दरअसल बात करते हैं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने पटेल चौक में किसान शहीद दिवस मनाया। इस दौरान लखीमपुर के विरोध में सभा का आयोजन कर रहे किसानों ने केंद्र व राज्य दोनों सरकार पर निशाना साधा। लखीमपुर की घटना के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त करने और प्रदेश में भी मृत किसानों के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग उठाई गई। संगठन के राजकुमार गुप्त और झबेंद्र भूषण वैष्णव के मुताबिक 1 साल के आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 किसान शहीद हुए हैं और कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी सरकार ने गोली मारकर 6 किसानों की हत्या कर दी थी। पिछले दिनों यूपी के लखीमपुर खीरी में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, जिसमें 4 किसान शहीद हो गए और हरियाणा के करनाल में प्रशासन ने लाठियों से पीट कर बस्तर में 3 आदिवासी किसानों को पुलिस ने गोलियों से भूनकर मार डाला और किसानों ने इस दौरान प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें लखीमपुर किसान हत्याकांड के लिए जिम्मेदार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को तत्काल पद से बर्खास्त करने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री के भी नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें जो यहाँ पर किसी भी वजह से यानी कि हत्या या फिर आत्महत्या या दुर्घटना, इन सब की वजह से जान गंवाने वाले जो किसान के परिजन हैं, इनको भी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की डिमांड इन्होंने कर रखी है छत्तीसगढ़ प्रदेश के किसानों के लिए। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। राजधानी में पेट्रोल के बाद अब डीजल की कीमतों में भी उछाल हुआ है। रिकॉर्ड स्तर पर पहली बार डीजल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। बता दें, राजधानी के पेट्रोल के साथ साथ पहली बार डीजल की कीमतों में भी रिकॉर्ड स्तर पर वृद्धि हुई है। रायपुर में डीजल पहली बार 100 रुपए के पार हो चुकी है, तो वहीं पेट्रोल की कीमतों ने भी पहले ही शतक का आंकड़ा पार कर लिया है। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जारी है और डीजल वर्तमान में 100 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पर बिक रही है। डीजल की कीमतों में पिछले 10 दिनों के भीतर बड़ा उछाल दर्ज हुआ है। 1 अक्टूबर को डीजल की कीमतें 97 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर थी और महज 10 दिन के भीतर ही कीमतों में 2 रुपए 90 पैसे यानी कि तकरीबन 3 रुपए तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। और इसी तरह भी पेट्रोल की कीमतों में बीते 10 दिनों के भीतर 3 रुपए 13 पैसे की महंगाई आ चुकी है। कोयले की किल्लत की खबरों के बीच बिजली जरूरी है, इसलिए अभी पावर प्लांट को ही मिलेगा कोयला। स्टील के दाम इस वजह से और भी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। मांग बढ़ने और उत्पादन कम होने की वजह से ACCL अब पावर प्लांट को प्राथमिकता पर कोयला देगा। इधर मंगलवार को मुख्यालय ने इस संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। कोयला का उत्पादन गिरने की प्रमुख वजह सितंबर में हुई बारिश है, जिससे खदानों में पानी भर गया है। पानी भर गया था। पावर प्लांट्स में 4 से 6 दिन के कोयला का स्टॉक है। सप्लाई
फिलहाल सामान्य है, लेकिन कोयले की कमी से स्टील प्लांट्स में अगले 15 दिन में उत्पादन बंद हो सकता है और इसके असर से लोहा और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है। देश भर में कोयले की कमी चिंता का कारण बनी हुई है और कुछ राज्यों में पावर प्लांट्स में उत्पादन कम होने और बिजली कटौती जैसी स्थिति बन रही है। जिले के उद्योगपति कहते हैं कि जिले के साथ ही साथ राज्य में भी बिजली कटौती जैसी स्थिति नहीं बनेगी। हालांकि कोयले की कमी के असर से स्टील प्लांट्स बंद होंगे। इधर एनआर इस्पात के डायरेक्टर संजय अग्रवाल कहते हैं कि ज़्यादातर स्टील प्लांट्स में 8 से 15 दिन तक का ही कोयले का स्टॉक होता है और कोयले की कमी की खबर भर से ही लोहा 20% अभी से महंगा हो गया है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारी एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी प्रार्थना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार ठीक इसी प्रकार से हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का आरएसएस पर एक बड़ा हमला बोला गया है। बघेल बोले सांप्रदायिकता और धर्मांतरण में इनकी मास्टरी है, ये दंगा भड़काकर शहर को बर्बाद करेंगे, हम ऐसा होने नहीं देंगे। बता दें, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुए सांप्रदायिक हिंसा के बहाने भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस पर बड़ा जुबानी हमला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों ने 2 ही चीजों में मास्टरी की है, एक धर्मांतरण और दूसरा सांप्रदायिकता। ये लोग हर छोटी घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होने दिया जाएगा। माता महामाया के दर्शन के लिए रतनपुर रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में बघेल ने कहा कि अब इनके पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं रहा था। ये लोग किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, अनुसूचित जाति, व्यापार और उद्योग के बारे में बात नहीं कर सकते, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता पर ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। फिलहाल ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहा है सोशल मीडिया में, देसी माइकल जैक्सन फूलचंद के नाम से। सोशल मीडिया पर ये जो है धमाल मचा रहे हैं। लगभग 1 महीने के दरमियान ही इनको 25 मिलियन व्यूवर्स मिल चुके हैं। 25 मिलियन यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बता दें, एक छोटे गांव गोधना का देसी माइकल जैक्सन का वीडियो सोशल मीडिया पर सभी प्लेटफॉर्म में जमकर वायरल हो रहा है। कम समय में इतना ज़्यादा लोग लाइक, शेयर व कमेंट कर रहे हैं कि वह रातों रात स्टार बन गया है। गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले फूलचंद मंझवार आज प्रदेश सहित पूरे देश में किसी के पहचान की मोहताज नहीं है। फिलहाल ये जो है जांजगीर चांपा जिले के एक छोटे से गांव गोंधना निवासी फूलचंद मंझार का है। बिजली संकट के बीच छत्तीसगढ़ पहुंचे केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, कोल प्रोडक्शन बढ़ा रहे, अब स्थिति नियंत्रण में है और किसी भी कीमत पर देश में बिजली संकट नहीं होने देंगे। देश में कोयला की कमी से आए बिजली संकट की खबरों के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। उनके साथ कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल भी आए हैं। दोनों एयरपोर्ट पर सड़क मार्ग से कोरबा चले गए। छत्तीसगढ़ की 41 खदानों में कोल इंडिया की कंपनी ACCL कोयला निकालती है और यहाँ देश से निकलने वाली कोयले का 20% कोयला है। लगभग 150 लाख मीट्रिक टन कोयले का सालाना उत्पादन यहीं से होता है। कोरबा जिले की ही खदानों से ACCL 130 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालती है। इधर कोल इंडिया के चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल ने भी मीडिया से बातचीत नहीं की है। छत्तीसगढ़ में जन अदालतों से लगातार समस्याएं दूर की जा रही हैं। कोरोना काल में चीन से लौटे छात्रों को दाखिला मिला, अनुकंपा नौकरी मिली, मृतकों के परिजनों को भी यहां पर मुआवजा मिलेगा। देश की सबसे बड़ी सरकारी अदालत में कोरोना से संबंधित शिकायतों का 1 से 8 दिनों के भीतर निपटारा किया जा रहा है। किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा था तो किसी को अनुकंपा नियुक्ति देने में आनाकानी की जा रही थी। चीन से लौटे छात्र को यहाँ किसी संस्था में एडमिशन भी नहीं दिया जा रहा था। जन अदालत ने ऐसी कई शिकायतों को दूर किया है जो कोरोना प्रभावित परिवार के सदस्य की नौकरी भी लगी है। इधर चीन से लौटे छात्रों को प्रवेश मिल गया और अब तक लगभग 50 कोरोना प्रभावितों को जन अदालत से राहत भी मिल चुकी है। वहीं मृतकों के परिजनों को भी जल्द मुआवजा दिया जा रहा है।
13,600 अर्जियां हैं। आपदा प्रबंधन से राशि जारी हो गई है। इधर कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिजनों को 7.5 करोड़ रुपए की राशि मिलने वाली है। 50-50 हजार रुपए सरकार अपनी तरफ से दे रही है। बता दें, प्रदेश में कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक अनुदान बांटना शुरू हो गया है। इधर सरकार मृतकों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए दे रही है। अब तक तकरीबन 13,600 अर्जियां सरकार को मिल चुकी है और प्रभावितों को बांटने के लिए शासन की ओर से 7.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। आपदा मोचन निधि से ये पैसे राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जिलों को भेज दिए हैं। ये राशि जितने आवेदन अब तक आए हैं उससे 5% अधिक है। अनुदान की रकम मृतकों के परिजनों के बैंक खाते में सीधे जमा कराए जा रहे हैं। दोस्तों, आज की अंतिम बड़ी खबर है, जहां पर खबर यह है कि मिलिए मंत्री से कार्यक्रम एक बार फिर से शुरू हुआ है, जिसके बारे में हमने आपको सूचना पिछली वीडियो के माध्यम से दिया था। रविंद्र चौबे ने जन समस्याएं सुनी, कहा अरवा के साथ साथ उसना चावल भी ले केंद्र सरकार, बारदानों का इस बार नहीं होगा कोई भी संकट। दरअसल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य सरकार से 61 लाख टन से ज्यादा उसना चावल लेने की अनुमति दी है, लेकिन उन्होंने उसना चावल लेने से इनकार किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि केंद्र राज्य से उसना चावल भी ले। इसलिए खाद्य मंत्री ने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है। सीएम ने केंद्र से इसके लिए अनुरोध भी किया है। राजीव भवन में मिलिए मंत्री से कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौबे ने विष्णुदेव साय द्वारा राज्य सरकार पर एक दाना धान खरीदने की मांग पर कहा कि यदि वे पीएम मोदी से राज्य द्वारा खरीदे गए धान के उठाव का अनुमति दिला दें तो सरकार यह भी कर लेगी। दिल्ली में बोलने की हिम्मत नहीं है, पीएम से डरते हैं, और ये सभी बातें इन्होंने कही हैं। इसके अलावा नए बस स्टैंड में वेंडरों का व्यवस्थापन होगा। चौबे ने बताया कि सारे काम सरकार कर रही है, लेकिन छोटे छोटे कामों के आवेदन यहां आकर दे सकते हैं। पहले दिन 100 से अधिक आवेदन आए हैं और इनमें राशन की समस्या के बारे में राशन कार्ड, धान खरीदी केंद्र खोलने जैसे आवेदन आए हैं। और इसी तरह नया सोसाइटी व्यवस्थान, साथ ही साथ नामांतरण विस्थापन के अलावा पढ़े लिखे बेरोजगार के भी आवेदन आए थे, जो इनकी बातें सुनी गई हैं। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको दबाकर, साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सिलेक्ट करके रख लेना है, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार सीधे हम आप तक रोजाना इसी प्रकार पहुंचा सकें।